नमस्कार। 19 जनवरी 1990 शायद आजाद भारत के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक है। इस दिन कश्मीर में सूर्यास्त के कुछ घंटे बाद सड़कों पे कश्मीरी मुस्लिम उतर आए थे। मस्जिदों में से नारे लग रहे थे, स्लोगन्स आ रहे थे, भड़काऊ भाषण चल रहे थे। अल्लाहू अकबर, हम क्या चाहते आजादी, ए जालिमों ए काफिरों, कश्मीर हमारा छोड़ दो। मतलब नॉन मुस्लिम्स, कश्मीरी पंडितों, कश्मीर छोड़ के चले जाओ। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान और कश्मीर में रिश्ता क्या है? धर्म का रिश्ता है। ये आजाद भारत के एक प्रांत में चल रहे थे नारे तो ये भी चल रहे थे जो कश्मीरी मुस्लिम लगा रहे थे कि जो नया कश्मीर बनेगा वो कश्मीरी पंडित मर्दों के बगैर बनेगा, मगर कश्मीरी पंडित औरतों के साथ। कहने का मतलब था कि तुम अपनी औरतें छोड़ के चले जाओ यहां से। 20 जनवरी की सुबह तक यही सब चलता रहा। खौफजदा थे कश्मीरी पंडित, जो 5-6 लाख कश्मीरी पंडित थे वहां कश्मीर में। सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह हुई और बहुत से कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर गए जम्मू में। फिर रेफ्यूजी कैंप्स बने और वो वहां रहने लगे। एक एक टमाटर मिलता था एक एक आदमी को। कई दिन ऐसे होते थे, एक आदमी के लिए एक टमाटर पूरे दिन का, और कई बार तो वो भी नहीं मिलता था। ऐसे हालात थे। वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने कश्मीर बसाया, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के डिसेंडेंट थे, कश्यप ऋषि जिनके नाम पे कश्मीर पड़ा है, उनके अनुयायियों ने उनके साथ मिलकर कश्मीर बसाया। वो तो फिर 14th सेंचुरी में इस्लामिक इन्वेजन हुआ और फिर बार बार कश्मीरी पंडितों को बाहर धकेले गया। पहले तो खैर सभी कश्मीरी पंडित थे, फिर कन्वर्जन हुआ और 6 बार ऐसा पलायन हो चुका था पहले कश्मीरी पंडितों का, मगर आजाद भारत में पहली बार हो रहा था। 19 जनवरी के बाद जितने भी कश्मीरी पंडित वहां रह गए थे, उनके साथ बहुत बदसलूकी हुई, बहुत निर्ममता से उनकी हत्याएं हुई हैं। कहा जाता है कि 3000 से भी ज्यादा कश्मीरी पंडित मारे गए। नवीन सप्रू श्रीनगर के मार्केट में घूम रहे थे, तब तक कुछ लोग आए आतंकवादी और उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। उनकी आंखें निकाल ली, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उन्हें पीट पीट के मार दिया। फिर उनकी लाशों के चारों ओर डांस किया लोगों ने। एक कफन का कपड़ा उड़ाने नहीं दिया उनकी लाश पे। एक थे मिस्टर गंजू, जो टेलीकॉम ऑफिसर थे। उनको कहीं से पता लग गया था कि लिस्ट में उनका नाम है। एक लिस्ट चलती थी, कहा जाता है कि लिस्ट में उन सबके नाम थे कि कश्मीरी पंडितों जिन जिनको मारना है। उन्होंने फटाफट सोचा कि अगले ही दिन सुबह हम निकल जाएंगे अपनी पत्नी के साथ, मगर उसी दिन उनके घर में आतंकवादी आ गए। वो छुप गए, आतंकवादियों ने ढूंढा, नहीं मिले, वापस जाने लगे। मगर उनके पड़ोसी ने, जो कश्मीरी मुस्लिम थे, उन्होंने बताया कि वो देखो आतंकवादियों को, कि वो देखो वहां छुपे हुए हैं। फिर उन्हें निकाल के मार दिया। एक थे स्वरानंद कौल प्रेमी, जो अपना निकनेम लिखते थे। लेखक थे, पोएट थे, स्कॉलर थे, इंटेलेक्ट थे और सेकुलर थे। अपने पूजा घर में वो कुरान शरीफ रखते थे। गरीब कश्मीरी मुस्लिम बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे। उन्होंने कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे तो पड़ोसी हैं, अगर मुझे कुछ होना होगा तो मुझसे पहले ये सब बाहर आ जाएंगे। लेकिन उनके दिन एक दिन आतंकवादी आ गए रात को। उन्होंने सारा सामान लिया उनका और कहा कि चलिए हमें कुछ बात करनी है, हम थोड़ी देर में छोड़ देंगे। मगर उनके बेटे ने कहा नहीं नहीं, मैं भी चलूंगा साथ में। अगले दिन सुबह पेड़ पे दोनों की लाशें मिली। माथे पे कील ठुकी हुई थी, पूरी बॉडी पे सिगरेट बर्न्स थे, हाथ पैर टूटे हुए थे, आंखें निकली हुई थी। एक थी गिरजा टिक्कू जी। गिरजा टिक्कू बांडीपुरा में रहती थी कश्मीर में और पलायन कर चुकी थी परिवार के साथ जम्मू, मगर
लैब असिस्टेंट थी सरकारी स्कूल में और इकलौती कमाऊ इंसान थी अपनी फैमिली की। तो वो हर महीने अपने भाई के पास आती थी क्योंकि उन्हें सैलरी लेनी होती थी स्कूल से। मगर जब उनका भाई भी भाग गया, भागना ही पड़ा उसे, तो फिर उन्होंने अपने पड़ोसियों को फोन किया कि क्या मैं आ सकती हूं आपके यहां, क्योंकि भरोसा इतना था। उनके पड़ोसियों ने कहा हाँ आ जाइए बिल्कुल। वो आई और कुछ देर बाद ही उन्हें 4 लोग अगवा करके ले गए। अगवा किया, आंखों पे पट्टी बांधी और गाड़ी में ले गए। चारों ने बारी बारी रेप किया गिरजा टिक्कू जी का। और फिर उसी दौरान उन्हें एक की आवाज पहचान में आ गई। वो बचपन से जानती थी उसे। एकदम से उन्होंने शॉक होके, शायद शॉकी हो गई होंगी, उन्होंने आवाज लगाई उसे। वो भी घबरा गया कि इसने मेरी आवाज पहचान ली है, कहीं आगे ना बोल दे। वहां पे आरी रखी थी। आरी से जिंदा गिरजा टिक्कू जी को बीच में से काट दिया। ऐसी कई निर्मम हत्याएं हुई हैं दोस्तों। पॉइंट ब्लैंक तो बहुत कम हत्याएं हुए हैं कि सिर पे कनपट्टी पे बंदूक रखी और मार दिया। ज्यादातर हत्याएं ऐसी हुई हैं कि जिंदा आदमी की आंखें निकालनी हो, जिंदा रहते रहते हाथ पैर काट दिए हो, हाथ पैर तोड़ दिए हो, सिगरेट से जलाया हो, गरम मोम डाल दियो शरीर में। बुजुर्गों को तो पत्थरों में पटक पटक के भी मारा है। झेलम नदी में लोगों को पत्थर बांध के फेंक दिया जिससे वो बच ना पाए। कश्मीरी पंडित औरतों को उनके घर वालों के सामने पहले रेप किया और फिर मार दिया पूरे परिवार को। और ये सब किया ज्यादातर वो लोग जो पहले से बचपन से या बहुत टाइम से जानते थे, दोस्त थे, कलीग थे, पड़ोसी थे। बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि हॉस्पिटल में जब इंजर्ड लोगों को ले गए कश्मीरी पंडितों को, तो कई बार तो डॉक्टरों ने भी उन्हें देखने से मना कर दिया, इग्नोर कर दिया एकदम। और कुछ कहते हैं कि थोड़ी सी चोट में भी मौत हो गई उनकी। परिवार वालों का यह आरोप है कि डॉक्टर्स भी मिले हुए थे आतंकवादियों के साथ। मगर बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? जो कश्मीरी पंडित इतने सालों से एक साथ रह रहे थे कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ, हाँ थोड़ी दिक्कतें थी पहले भी, थोड़े बहुत इंसिडेंट पहले भी हुए थे, मगर ऐसा हुआ क्यों? इसके कई कारण हैं दोस्तों। बहुत बड़ा कारण यह था कि भारत ने पाकिस्तान को 48, 65 और 71 में बुरी तरह हरा दिया था जंग में। 71 में तो इतनी बुरी तरह कि ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था भारत ने। अब जो उनके नए डिक्टेटर आए जिया उल हक, उन्होंने कहा वील ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। हम आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम प्रॉक्सी वॉर चलाएंगे, जैसे पंजाब में चलाई खालिस्तान मूवमेंट के तहत कि खालिस्तान एक देश बनेगा सरदारों का। नॉर्थ ईस्ट में इनडायरेक्टली चलाई और फिर कश्मीर में। एक कारण था कि जमाते इस्लामी जो बहुत कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत कट्टरपंथ था उसमें, उन्होंने पाकिस्तान की मदद से मदरसे स्थापित करने शुरू कर दिए 71 के बाद पूरे कश्मीर में, जहां पे रेडिकलाइजेशन होने लगा। छोटे छोटे बच्चों को बताया गया कि जो नॉन मुस्लिम है, जो काफिर है, वो यहां नहीं रह सकता। और जब यही उन्होंने सिखाया इतने साल, 18-19 साल, वही लोग 1988, 79, 90 में JKLF की तरफ से, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, उसकी तरफ से वो यूथ, वो यंग लोग पाकिस्तान POK जाते थे, ट्रेन होके आते थे और हाथों में कैलिशनिकॉव यानी AK-47 बंदूक, बहुत सारे ग्रेनेड्स ये लेके आते थे। और जमाते इस्लामी को सिर्फ पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं था, PDP के नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनके हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था जमाते इस्लामी को खड़ा करने में। कारण यह था, उन्हें लगता था कि मैं इसका पॉलिटिकल तरीके से फायदा उठाऊंगा, वोट बैंक मेरा बढ़ेगा, एक्सट्रीमिज्म आएगा और मुझे वोट भी मिलेंगे फिर एक्सट्रीमिस्ट के।
स्कॉलर के, क्योंकि उनके कहने पे। बाद में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उनका साथ दिया कई बार, ऐसी बात नहीं है। एक कारण था कि 1986 में जीएम शाह, जो कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, वो जम्मू गए, सेक्रेटरीट में, मंदिर के अंदर था सेक्रेटरीट। उन्होंने कहा कि यहां मस्जिद बननी चाहिए। लोगों ने कहा मंदिर के अंदर मस्जिद कैसे बन जाएगी? प्रोटेस्ट हुआ। वो वापस कश्मीर आए, श्रीनगर। उन्होंने कहा इस्लाम खतरे में, और दंगे शुरू हो गए हर जगह, खासकर अनंतनाग में। ज्यादा जान का नुकसान नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान को आइडिया हो गया कि इतना वीक रिस्पॉन्स है अगर इंडियन गवर्नमेंट का, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और पलायन से कुछ महीने पहले वीपी सिंह की सरकार आई थी। वीपी सिंह की सरकार में होम मिनिस्टर थे आपके मुफ्ती मोहम्मद, जिन्होंने जमात को सपोर्ट किया था, पीडीपी के नेता। उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया था, रुबैया को, कश्मीर में, और 5 जेकेएलएफ के ट्रेन टेररिस्ट मांगे थे कि इन्हें छोड़ दो, जिन्हें भारत ने पकड़ा था। सरकार ने हार मान ली और छोड़ दिया उन्हें। कहा जाता है कि रुबैया को तो लोगों ने किसी कांग्रेस नेता की गाड़ी में भी देखा था। स्पेकुलेशंस हैं, मगर बहुत लोग कहते हैं ये। और जब ये 5 आतंकवादी छूटे तो कश्मीर में दिवाली हो गई थी लगभग। लोगों को लगा ऐसे जीत मिल गई, और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा लोगों का कि हम तो कुछ भी करवा सकते हैं भारत सरकार से। ऊपर से भारतीय गवर्नमेंट 89 से 90 तक बहुत वीक भी थी। 4 प्राइम मिनिस्टर बदले थे। और जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जो उस समय पलायन के वक्त थे, वो प्रो इस्लामिक थे। वो क्या ही करते अच्छा कश्मीरी पंडितों के लिए। जमाते इस्लामी ने एक और काम किया, जो उनके अलाइंड लोग थे, ज्यादातर लोग उनसे अलाइन हो चुके थे, एक्सट्रीमिज्म में आ चुके थे। वही लोग इतने सालों में 71 के बाद सिस्टम में आते गए, पुलिस में भर्ती हुए, एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती हुए। तो जब 19 जनवरी 1990 को वो इंसिडेंट हुआ, एकदम से सरकार बर्खास्त हुई और गवर्नर भेजा सेंटर ने जगमोहन को। तो जगमोहन ने कुछ करना चाहा कश्मीरी पंडितों के लिए, मगर कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उसका झुकाव मिलिटेंट्स की तरफ था, क्योंकि वही फिलॉसफी थी सबकी। इंटरनेशनल कारण भी थे इसके। इंटरनेशनल कारण यह था कि पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में रशिया के साथ वॉर में था, और उसने उसे हरा दिया था मुजाहिदीनों के साथ ही, जो रिलीजियस वॉरियर्स हैं उनके साथ ही था, और उनको हरा दिया था। और अमेरिका लाखों डॉलर दे रहा था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान वो यहीं लगा रहा था। और जो मुजाहिदीन वहां से फ्री हुए, वो और कहां जाते? वो आए इधर कश्मीर की तरफ। ईरान में भी इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया था। पहले ईरान ज़ोरेस्ट्रियन था दोस्तों, इस्लामिक नहीं था। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वो पूरा इस्लाम में तब्दील हो गया। अगर आप पहले की पिक्चर्स देखें, उनके रेवोल्यूशन से पहले की, वहां की महिलाओं की, उनके फैशन सेंस की, उनके ड्रेसिंग सेंस की, तो वो अमेरिका और यूरोप को भी मात दे देते थे। एक कारण था कि पैलेस्तीन ने एक बड़ा बम धमाका उस समय के अनुसार 16 लोग मार दिए थे, जिसमें इजराइल के उन्होंने। तो ये जो इस्लामिक कम्युनिटीज का इतनी ऊपर बढ़ रही थी, ये इस्लामिक कम्युनिटीज, और ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे, और रशिया को हरा दिया था पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान से खदेड़ दिया था, तो कॉन्फिडेंस हाई था पाकिस्तान का भी, और जो प्रो पाकिस्तान कश्मीर में थे उनका भी। ऐसे ही एक थे जमात के लीडर सैयद गिलानी, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। उन्हें सबसे बड़ा अवार्ड दिया है अभी पाकिस्तान ने अपना। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो प्रो पाकिस्तान है अल्टीमेटली। तो सैयद गिलानी ने 3 अगस्त 1989, 3 अगस्त को, उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन और कई जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग की,
और कहा कि अब जो है जो बात मानी जाएगी वो हिजबुल मुजाहिदीन की मानी जाएगी, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन और गिलानी और जमात ये प्रो पाकिस्तान थे, और कुछ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी थी जो प्रो पाकिस्तान नहीं थी। तो उन्हें लगा कि सबको एक ढर्रे पे लाना पड़ेगा, और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और किया भी उन्होंने, कई लोगों को उड़ाया उन्होंने, कई और ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म कर दिया। तो ये सब कारण थे जिनकी वजह से ये शुरू होने लगा। और पाकिस्तान को ये बहुत ज्यादा लगता था कि जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, अब कश्मीरी पंडित तो बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर इनका कुछ प्रभाव पड़ गया कश्मीरी मुस्लिम पे तो हमारा रेडिकलाइजेशन तो खत्म हो जाएगा। और यही कनेक्ट है भारत और कश्मीर के बीच में, कश्मीरी पंडित, इनको तो हटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए फॉल्स नैरेटिव्स भी देने शुरू कर दिए, ये बताना शुरू कर दिया कि ये कश्मीरी पंडित खबरी हैं, रॉ के एजेंट हैं सारे, आईबी के, रॉ के, ये ऐसी ऐसी बातें बोलनी शुरू कर दी, ऐसा नैरेटिव शुरू कर दिया। वहां से बेनजीर भुट्टो ने भी अलग नैरेटिव शुरू कर दिया, भड़काऊ भाषण देने शुरू कर दिए पाकिस्तान से। कहा कि जगमोहन ने ही, जो गवर्नर भेजा था सेंटर ने, उसने खुद कहा है कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलने के लिए, जिससे कि वो मुसलमानों को चुन चुन के मार सके और कश्मीरी पंडितों को कुछ ना हो। इस पे खुशवंत सिंह का एक बहुत अच्छा लेख था, जब उन्होंने कहा था कि अब जब जंगल में आग लगती है ना और बिलों तक पहुंचने वाली होती है चूहों के, तब भी चूहे भागते नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि जगमोहन के कहने पे कश्मीरी पंडित भाग गए होंगे। बेनजीर भुट्टो ने यहां तक कहा था कि जगमोहन के प्राइवेट पार्ट्स काट देने चाहिए। और विडंबना देखिए दोस्तों, बेनजीर भुट्टो को 17 साल बाद यानी 2007 मुजाहिदीनों ने ही मार दिया था। और वो कहती थी कि कश्मीरियों की रगों में मुजाहिदीनों और गजनवियों का खून है। एक झूठा नैरेटिव और चलाया गया था कश्मीरी मुस्लिम जनता जो है उनको भड़काने के लिए, कि सारे जो बेनिफिट्स हैं और सारे जो बिजनेस हैं उन पे कब्जा कश्मीरी पंडितों का है, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, बिजनेस हो, पैसा हो। बल्कि ऐसा नहीं था, अगर आप ऑफिशियल फिगर्स देखें तो 2.5% एग्रीकल्चर लैंड पे काबिज थे बस कश्मीरी पंडित, 3% लघु गृह उद्योग या हैंडलूम इंडस्ट्री में थे, ऐसे ही कुछ वो एप्पल ऑर्चर्ड और ड्राई फ्रूट्स और केसर की खेती, इन सब में थे। सरकारी नौकरियों में भी बहुत ज्यादा नहीं थे वो। तो ये झूठा नैरेटिव फैलाया गया जिससे कि भड़काया जा सके कश्मीरी मुस्लिमों को। दोस्तों, दुख तब होता है जब इतना सब कुछ हुआ और जो लोग पकड़े गए, जैसे एक आतंकवादी था JKLF का बिट्टा कराटे, जिसने 4 एयरफोर्स के लोगों को गोली भी मारी थी, कई लोगों को मारा था, कुछ मुसलमानों को भी मारा था उसने। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमानों ने ऐसा किया था, सभी कश्मीरी मुस्लिम्स ने, कुछ बहुत अच्छे भी थे, कुछ लड़े भारत और कश्मीरी पंडितों के लिए, मगर उन्हें मार दिया गया, कुछ डर के मारे बोल नहीं पाए। लेकिन बिट्टा कराटे ने कई लोगों को मारा था। और जब उसने ये बात कबूल भी की है, यूट्यूब में वीडियो आप देख सकते हैं, मगर 16 साल तक केस चला, उसके बाद जज को बाइज्जत बरी करना पड़ा बिट्टा कराटे को। जज ने बोला भी कि प्रोसिक्यूशन को इतना वीक केस बनाया है, जिस आदमी को फांसी होनी चाहिए थी उसे छोड़ना पड़ रहा है। दोस्तों, हम कश्मीरी पंडितों का केस इसलिए लेके आए हैं, भारत एक डाइवर्स कंट्री है, यहां पे 720 से भी ज्यादा भाषाएं, माफ कीजिएगा बोलियां हैं, 22 से भी ज्यादा भाषाएं हैं, इतने सारे धर्म हैं, हर 500 किलोमीटर में खान पान और सभ्यता बदलती है। तो दंगे तो होते ही हैं, होते ही आए हैं, और भगवान ना करे पर कुछ ना कुछ तो होंगे ही आगे। मगर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक कम्युनिटी अपने ही देश में रेफ्यूजी हो गई। हमेशा जब भी दंगे होते हैं, चाहे हिंदू पे हो, सिख पे हो, ईसाई पे हो,
मुस्लिम्स में हो, सब पे हुए हैं भारत पे, तो वो अपने घर बाद में जा पाते हैं नॉर्मलसी के बाद। मगर कश्मीरी पंडित अब कभी नहीं जा पाएंगे, अभी तो नहीं बिल्कुल। और ये इसका जिम्मेदार कौन है? वो जो 71 से लेके 90 तक जिन सरकारों ने नजरअंदाज किया कि जब आतंकवादी आ रहे थे, जा रहे थे, रेडिकलाइजेशन हो रहा था, जो मीडिया है जिसने बात नहीं बताई, मीडिया का तो क्या कहने, उस समय के मीडिया ने, कई लोगों ने तो नाम नहीं लेना चाहिए, पर बरखा दत्त ने अपनी वीडियो रिपोर्ट में कहा है, इस ओपन में है, कि कश्मीरी पंडित इनको इसलिए भगाया गया क्योंकि दबे कुचले थे कश्मीरी मुस्लिम्स, इनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, ये सप्रेस थे, ऑपरेस थे, इसलिए ईर्ष्या में आके और खुंदक में आके किया है। बाद में भले ही बरखा दत्त ने कहा कि मैं इमेच्योर थी, तब मुझे पता नहीं था, मगर आप तो इमेच्योर थे, कोई इमेच्योर था, किसी का इंटेंशन गलत था, आगे तक बात ही नहीं पहुंची इनकी। वो वीक सरकारें 89 से 90 जिन्होंने कुछ नहीं किया अपीजमेंट के अलावा, और वो नेता, एक नेता थे हरकिशन सिंह सुरजीत, एक डेलीगेशन गया था उसी वक्त, सीपीआई के नेता हैं, जिस भी पार्टी के हों कोई फर्क नहीं पड़ता, उस डेलीगेशन में राजीव गांधी भी थे और जॉर्ज फर्नांडिस भी। जॉर्ज फर्नांडिस बाद में एनडीए गवर्नमेंट में थे और राजीव गांधी कांग्रेस के, तो सभी पार्टी के नेता, किसी ने कुछ नहीं बोला। जब हरकिशन सिंह सुरजीत से पूछा कश्मीरी पंडित ने कि कुछ तो कहिए कश्मीरी पंडित पलायन पे, उन्होंने कहा यार ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, इस पे क्या बोले, क्योंकि इलेक्टोरल कोई बेनिफिट नहीं था किसी को। 5-6 लाख से इतनी बड़ी कंट्री में क्या बेनिफिट होगा? इन सब लोगों को, जो सत्ता में थे, जो मीडिया थी, जो ये डेलीगेशन गया था, जो अपोजिशन था, माफी मांगनी चाहिए कश्मीरी पंडितों से। जो बात हमें तब पता चलनी चाहिए थी वो हमारे तक क्यों नहीं पहुंची आज तक? 4-5 साल पहले हमें पता लग रहा है, वो भी जब लोग आए ओपन में, किताबें ओपन हुई, लोग इनके बारे में चर्चा करने लगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों ने इतना सब होने के बावजूद भी हथियार नहीं उठाए। वो आज भी अपनी मेहनत से इकोनॉमी सुधार रहे हैं भारत की। डेफिनेटली वी एज अ नेशन हैव फेल्ड कश्मीरी पंडित्स। 370 और 35 से हटने के बाद थोड़ी उम्मीद जरूर बंधी है, क्या पता कुछ अच्छा हो, क्या पता आप कश्मीरी पंडित भले ही अपने पुराने घरों में ना जा पाए, वो तो बिक गए हैं, हथियाली गए थे, भले ही जमीनें ना मिल पाए, पर उस धरती पे शायद जा सके। इसी उम्मीद के साथ अखंड भारत कश्मीरी पंडितों को शत शत नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।